गुड इवनिंग। आवर टुडेज टॉपिक इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट वाले टॉपिक में, लास्ट वाले वीडियो में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक थर्ड कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको एनहांस करने का काम करते हैं। ये एक्चुअली उन दोनों के बीच में होते हैं। बीच में कह सकते हैं कि क्योंकि ये होते तो ऐप्स ही हैं, बट ये होते किसके लिए हैं, मतलब एप्लीकेशंस ही हैं, बट ये होते किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए होते हैं। तो जैसे कि वैसे जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड किया जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी को एनहांस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है, यूटिलिटी इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम। ये छोटे छोटे से प्रोग्राम होते हैं दैट प्रोवाइड्स एन एडिशन टू कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कैपेबिलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ये मैनेजमेंट करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से वर्क करे इसके लिए उसको मेंटेन रखते हैं। तो बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सिस्टम को जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर को उनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए यूज़ होते हैं। वो वाले प्रोग्राम्स होते हैं या वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर, क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन, डाटा कंप्रेसर, बैकअप सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस, ये सब किस में आते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं। एक एक करके हम इनको समझते हैं। फर्स्ट है डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि हमने ये सिस्टम में ऐसा देखा होगा, सिस्टम में जनरली ऐसा होता है कि जब हमको डिस्क क्लीन करना होता है तो ऐसा लिखा हुआ आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 491 MB जो है डिस्क आप अपने सेक्शन से फ्री कर सकते हैं। फिर आप और चूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो भी डिलीट करना हो तो, और अगर आपको देख के डिलीट करना हो तो। वैसे टेम्प्रेरी फाइल्स जो होती हैं वो हम जनरली बिना देखे डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लीनअप सिस्टम करेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो फ्री हो जाएगा। तो डिस्क क्लीनअप जो होता है वो कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में ये इनबिल्ट होते हैं, इंक्लूड हो आते हैं। डिज़ाइन टू फ्री अप डिस्क स्पेस ऑन कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर जो भी चीज़ें पड़ी हैं या फ्री फाइल्स पड़ी हैं या अननेसेसरी फाइल्स पड़ी हैं उसको ये डिलीट कर देते हैं और स्पेस को फ्री कर देते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले ये सर्च करते हैं, फिर ये एनालिसिस करते हैं। ये सर्च करते हैं वो फाइलें जो अब काम में नहीं आ रही हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि क्या वाकई में ये काम नहीं आ रही हैं या काम नहीं आएंगी हार्ड ड्राइव के ऊपर जो पड़ी हुई हैं, और जो नो लॉन्गर इन यूज़ वाकई में होती हैं उन अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करके डिस्क स्पेस को फ्री कर देते हैं। जैसे मेरे सिस्टम में मैं ये तो सिस्टम के बारे में हो गया कि ये सिस्टम में होता है। मोबाइल में भी हम देख सकते हैं, मोबाइल में ये ऑप्शन होता है। मोबाइल में ये वाला जो ऑप्शन मिलता है ये हमको स्टोरेज में मिल जाता है। स्टोरेज में क्लीनर होता है। क्लीनर हमें फिनिश्ड क्लीनिंग हो चुकी है, मतलब यहाँ पे अभी कोई ट्रैश अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रैश नहीं है। बट अगर यहाँ पे क्लीनिंग में ट्रैश अवेलेबल होता तो वो हमें बताता कि इतना ट्रैश है और आप इसको डिलीट कर सकते हैं तो आपका इतना फ्री हो जाएगा। ये रोज़ हम कर सकते हैं। ये फेसबुक क्लीनर है कि फेसबुक पे अगर आपको कुछ क्लीन करना हो, व्हाट्सएप पे क्लीन करना हो, ये डीप क्लीनिंग है। डीप क्लीनिंग मतलब होता है कि वो फिर ऐसा होता है कि हमारी कभी अननेसेसरी चीज़ भी क्लीन हो जाती है, क्योंकि देखो 14.3 GB मतलब ये बहुत ज़्यादा, इसको बिना देखे कभी नहीं करना, इसको हमेशा चेक करके करना कि कौन कौन से इसमें हमको यूज़ में नहीं आ रहे हैं, वाकई में उसी को क्लिक करना है। तो ये डिस्क क्लीनअप जो हमारा जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उसको फ्री कर देगा, स्पेस को फ्री कर देगा अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करके। नेक्स्ट है डाटा कंप्रेसर सॉफ्टवेयर। एज अ नेम सजेस्ट, ये जो हमारी फाइल्स होती हैं, डेटा होता है, फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, उनको क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करके उनको छोटा कर देता है। कई बार हम लोग भी वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया और वो अपलोड करने में कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है। 800-900 MB का वीडियो बन जाता है जो 20-25 मिनट के जनरली बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेटा वेस्ट हो जाता है उसको अपलोड करने में, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, डेटा भी वेस्ट होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको यूज़ करके डेटा को कंप्रेस कर दिया जाता है। कई बार कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं या PDF होते हैं जो बहुत बड़े बन जाते हैं, 100 MB के, 200 MB के, जिनको ट्रांसफ़र करने में बहुत देर लगती है या बहुत डिफ़िकल्टी आती है।
तो इसके लिए क्या होता है, डेटा कंप्रेसर सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्रेस कर देते हैं ना, छोटा कर देते हैं। डेटा कंप्रेशन इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बीट्स दैट नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा। डेटा को रिप्रेजेंट के लिए जितनी नंबर ऑफ बीट्स लगती हैं उसको रिडक्ट कर देता है, कम कर देता है, उसको कंप्रेस कर देता है। तो डाटा जो होता है उससे फ़ायदा क्या होता है, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बनती है, बचती है। मान लो 800 MB का डाटा है, उसको कंप्रेस करके हमने 400 MB कर दिया, तो हमारा 400 MB डाटा जो है वो बच गया, 400 MB हमारी स्टोरेज बच गई। स्टोरेज बच जाएगी तो हमारा सिस्टम अच्छा फंक्शन परफॉर्म करेगा। फाइल हम इजीली जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत इजीली हमारा फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगा, डाटा का साइज़ अगर छोटा हो जाएगा तो। और डाटा का कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कैसे, स्टोरेज में और नेटवर्क की बैंडविड्थ में। यानी स्टोरेज अगर उसका हो गया तो हमको एडिशनल मेमोरी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, और क्योंकि हम उसको इंटरनेट पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कम डाटा में काम हमारा चल गया, तो हमारा डेटा भी बच जाएगा उससे। जैसे यहाँ पे एक WinZip दिया हुआ है, ये सबसे फेमस है, बहुत फेमस है। देखो ये जो इमेज मैंने डाली है उसमें लिखा है ओवर 1 बिलियन डाउनलोड्स। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है WinZip, ये डाटा को किसी भी फाइल को, डाटा को, PDF को कंप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर। सबसे पहले समझ लेते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफी होती है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना। जैसे रीजनिंग में कभी ऐसे क्वेश्चन देते हैं, सुना होगा कि ए को किसी भाषा में ए को C लिखा गया है, B को D लिखा गया है। अगर ऐसा लिखा होगा और मान लो कि AB लिखा है, तो AB को उन्होंने क्या लिखा, AB को उन्होंने लिखा CD, ठीक है, CD लिखा है लेकिन उसको पढ़ना क्या है, AB। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज। क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज में क्या होता है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में, एक एक वर्ड को दूसरी वर्ड में इसलिए चेंज किया जाता है ताकि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। क्रिप्टोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना बाय ट्रांसफरिंग इट इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट। उसको एक सिक्योर फॉर्मेट में ट्रांसफ़र कर देना ताकि वो क्या हो, प्रोटेक्ट हो सके, किसी थर्ड पार्टी के हाथ में न लगे। जैसे एक सिस्टम से डाटा जो है वो दूसरे सिस्टम में जब जाता है तो क्या होता है, नेटवर्क में कुछ इंट्रूडर्स रहते हैं जो उस डाटा को चुरा सकते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं या कुछ और लैंग्वेज में सेंड करते हैं, ताकि इधर वाले को जो अगर किसी और को उस व्यक्ति के अलावा मिले भी तो वो उसे पढ़कर समझ नहीं पाए कि एक्चुअली में लिखा क्या है, क्योंकि वो सिर्फ हमें पता होता है कि वहाँ पे क्या लिखा है और हमारे साथ साथ उस पर्सन को पता होता है कि क्या लिखा है। जैसे सामने वाले को आपने ए को C लिखा है ना, ये बात सिर्फ आपको पता होगी और उस सामने वाले ने, आपने उस सामने वाले को बताई होगी कि मैंने इस लेटर में ए को C लिखा है, B को D लिखा है और ऐसे ही मैंने किया है, आगे के लेटर्स भी मेरे ऐसे ही एक्सचेंज हुए हैं। ए को मैंने B लिख दिया और C को मैंने, ए को 20 तो C को D, ऐसे एक एक वर्ड आगे पीछे रिप्लेस किया। अब ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है, सामने वाले को पता है, अब जब वो पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे आपने क्या लिखा है, और कोई पढ़ेगा तो उसको थोड़ी पता चलेगा, उसको नहीं पता कि आपने कौन सी क्रिप्टोग्राफी यूज़ की है, कौन सा आपने इनकोडिंग किया है। तो ऐसे हम अपने मैसेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी और के हाथ ना लगे। एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक क्रिप्टोग्राफी इज एनक्रिप्टेड मैसेज। एनक्रिप्शन होता है मैसेज का, एनक्रिप्शन मतलब वही उसको किसी और फॉर्म में, किसी और लैंग्वेज में, किसी और भाषा में, किसी और कोड वर्ड में चेंज कर देना, जहाँ पे लेटर्स जो हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं अदर कैरेक्टर से। लेटर को आप किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। कभी कभी ए को ऐसा भी हो सकता है कि ए को 2 लिख दिया, बी को 2 × 2 लिख दिया, सी को 2 × 2 × 2 लिख दिया। कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं हमारे हिसाब से। ये पूरा टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या एल्गोरिथम बना रहे हैं और सामने वाले को हम उसका आंसर बता देते हैं। जितना हम उसको टफ कर सकते हैं उतना वो टफ हो जाता है, ताकि वो अगर किसी और को, ये होता कैसे, एक ग्रीड होती है टेबल की। आप एक मतलब एक फॉर्मेट बना लीजिए कि ए को क्या लिखना है तो फिर बी को क्या लिखना है तो सी को क्या लिखना है। एक टेबल ऐसे बन जाएगी कि ये किस फॉर्मेट में लिखना है, ग्रिड ऑफ टेबल बन गई। उसके अकॉर्डिंग फिर लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। होता क्या है, सिक्योर कम्युनिकेशन मिलता है। हमारा मैसेज किसी और के पास चला भी जाए तो उसे पता ना चले कि यहाँ पे क्या लिखा था, ताकि कोई मैलिशियस यानी दुर्भावना वाली कोई थर्ड पार्टी अवेलेबल भी हो तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ऐसा कुछ ये एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डाउनलोड करने के बाद दिखते हैं।
तो आपको अगर कोई फाइल एनक्रिप्ट करनी हो, ईमेल एनक्रिप्ट करना हो, या अब एक तरफ जब एनक्रिप्शन होगा तो दूसरी तरफ जो होगा उसको डिक्रिप्शन कहेंगे। सेंडर की साइड से जो होता है वो एनक्रिप्शन होता है, तो रिसीवर की साइड से जो होगा उसको डिक्रिप्शन कहेंगे। तो क्रिप्टोग्राफी में एक तरफ से एनक्रिप्टेड मैसेज जाता है और दूसरी तरफ वो जब वो प्रोसेस होती है, जैसे एनवेलप पैक हुआ, वो किसी और लैंग्वेज में चेंज हुआ तो उसको हमने कहा ये एनक्रिप्शन हो गया है। अब वो चेंज करके वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जब आ रहा है तो उसको कहा हमने डिक्रिप्ट हो गया। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है डेटा बैकअप सॉफ्टवेयर। डेटा बैकअप सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनका काम होता है डेटा का बैकअप लेना, जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी कई बार कोई फाइल होती है वो हम डिलीट करते जाते हैं या कभी हमसे गलत हो जाती है, तो वो क्या करता है उसका बैकअप लेके रखता है। हम उस पर बैकअप पे क्लिक कर देते हैं तो वो हमेशा क्या करता है डेटा का बैकअप लेके चलता है। बैकअप सॉफ्टवेयर्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज टू परफॉर्म बैकअप। जो कंप्यूटर को बैकअप परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। दे क्रिएट सप्लीमेंट्री एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फाइल्स, डेटाबेस और एंटायर कंप्यूटर्स। दिस प्रोग्राम्स में लेटर यूज इन सप्लीमेंट्री ऑफ कॉपीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल कंटेंट इन द इवेंट ऑफ डेटा लॉस। डेटा लॉस कभी हो जाता है तो आपको ओरिजिनल कंटेंट मिल जाएगा, उस वो जो डेटा है उसकी सप्लीमेंट्री कॉपीज़, यानी आपने कुछ फ़ोटोज़ रखी होंगी, कुछ फाइल्स रखी होंगी, आपने डिलीट कर दी, लेकिन आपको 4 दिन बाद लगा कि अरे यार वो तो डिलीट हो गई है, मुझे चाहिए थी, तो आप वहाँ से उस ड्राइव से उसको निकाल सकते हैं। वो किसी और लोकेशन पे उसको ट्रांसफ़र कर देगा। आपके सिस्टम में जैसे जैसे जो डेटा आता जा रहा है, जैसे जनरली गूगल ड्राइव पे हमारी जो जीमेल आईडी होती है उससे अगर हम बैकअप सिलेक्ट कर देते हैं तो वो क्या करता है उसको जनरली जीमेल ड्राइव पे ट्रांसफ़र कर देता है। हमारे सिस्टम में ये होता है, ये हमारे सिस्टम में हमको मिलता है एडिशनल, इसमें एडिशनल सेटिंग में हमारे पास बैकअप वाला ऑप्शन होता है। ये देखो, ये बैकअप एंड रीसेट यहाँ पे लिखा है, बैकअप एंड रीसेट। अगर आपको कोई भी डाटा का बैकअप लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। मैंने ऑटो बैकअप को मैंने ऑफ़ कर रखा है, लेकिन आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं। और उसके ऑन करने से क्या होगा कि जो आपका जो भी डाटा है वो डायरेक्ट क्या होता है वहीं जाके स्टोर हो जाता है, वहीं जाके आपको मिलेगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो ये जो होता है आपको डाटा को आप बहुत इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। आपके डाटा की कॉपीज़ वहाँ पे मौजूद होती है, तो आपके सिस्टम में से कोई डाटा चला भी गया या आपका सिस्टम एकदम से फॉर्मेट भी करना पड़ गया तो सारा जो डाटा है वो वहाँ से हम रिट्रीव कर देते हैं। ये हमारे सिस्टम में इनबिल्ट आता है, और क्योंकि ये हमारे डेटा को रिट्रीव करने के काम आता है तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वायरस को किल करने का काम करते हैं हमारे सिस्टम में। इसको हम एंटी मेलवेयर भी बोलते हैं। मेलवेयर हम आईटी में पढ़ चुके हैं कि मेलवेयर क्या होता है। वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये सब जो होते हैं ये सब मेलवेयर्स होते हैं। ये यूज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट रिमूव मेलवेयर। हमारे सिस्टम में जो डिटेक्ट करना, हम मेलवेयर को रिमूव करना, इसके काम आते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक्चुअली सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो सबसे पहला जो वो बना था एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर, उसने वायरस को वो बनाई किसके लिए था, डेवलप्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के लिए डेवलप किया गया था उसको, और उसने कंप्यूटर वायरस को ही रिमूव किया गया, इसलिए उसका नाम एंटी वायरस पड़ा। बट अब वो बहुत एडवांस्ड हो गया है, वो मेलवेयर हो गया है, एंटी मेलवेयर हो गए हैं। वो मेलवेयर्स को किल करते हैं, वॉर्म्स को, ट्रोजन हॉर्स को, इन सबको पहचानते हैं और इन सबको हमारे सिस्टम से रिमूव करके हमारे सिस्टम को इनसे फ्री कर देते हैं, ताकि हमारे सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ जो है वो बढ़ जाए, हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस है जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। जैसे वेबरूट हो गया, बीट डिफेंडर हो गया, बुलगार्ड हो गया, नॉर्टन हो गया, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं। आज का आपका होमवर्क भी यही है कि आपको एटलीस्ट 10 नेम्स जो है एंटीवायरस के वो लिखना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है, एज ए होमवर्क आपको सेंड भी करना है। नेक्स्ट है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनका काम होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर जो डीफ्रेगमेंटेशन आ जाते हैं, जैसे ये इमेज दिख रही होगी यहाँ पे, जैसे दिख रहा है डिग्री ऑफ डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि ये हमारी मेमोरी है और मेमोरी में कुछ फाइल्स हैं, जो फाइल्स जैसे ही हमने सबको फाइल्स स्टोर कर रखी हैं, मेमोरी में फ़ाइल डिलीट होती हैं फिर स्टोर होती हैं, नई बनाते हैं डिलीट करते जाते हैं, नई बनाते हैं फिर डिलीट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट फाइल यहाँ पे स्टोर थी, सेकंड यहाँ पे स्टोर थी, एक मिनट,
जैसे फर्स्ट फाइल यहाँ स्टोर थी, सेकंड यहाँ स्टोर थी, थर्ड यहाँ स्टोर थी, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ। अब हमने फोर्थ फाइल को डिलीट कर दिया और फर्स्ट फाइल को डिलीट कर दिया। फिर नई फाइल आई तो हो सकता है नई फाइल हमने यहाँ सेव करी या फिर यहाँ सेव हो गई, ये जो स्पेस है ये हमारा बचा रह गया। तो हम सिस्टम में नई फाइल बनाते हैं फिर डिलीट करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि सिस्टम हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी का कुछ पार्ट जो है वो वहाँ पे रह जाता है बचा हुआ, जो वेस्टेज होता है, उसका कोई यूज़ भी नहीं होता कई बार, और क्या होता है कि वो वेस्ट चला जा रहा होता है। तो डीफ्रैगमेंट एक्चुअली क्या करता है कि बीच बीच की जो ये बची हुई मेमोरी रहती है, बीच बीच का जो बचा हुआ पार्ट होता है, जैसे कि आपने 1 2 3 4 5 6 ये 6 फाइलें हैं, अलग अलग स्पेस की हैं। तो ये 5वें नंबर की फ़ाइल डिलीट करी, इसका जो साइज़ था 2.3 MB का था। ओके, आप अब इसकी जगह जो नई फाइल आई है वो 2.1 MB की आई है। तो 0.2 MB का डाटा आपका वेस्ट जा रहा है अगर ये उसी की जगह सेव हो गई है तो ये बीच में पड़ा हुआ है इतना डाटा, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा अब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो डीफ्रैगमेंट अगर हम पे क्लिक कर देते हैं कि डिस्क डीफ्रैगमेंट करना है तो ये जो डाटा है ये पीछे खसक जाएगा और ये 0.2 MB जो है ये भी हमारे काम आ जाएगा। 0.2 MB तो यहाँ ऐसी सैकड़ों फाइल है हमारे सिस्टम में, तो ऐसा बहुत सारा डाटा जो है वो डीफ्रैगमेंटेशन में वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो बीच बीच के जो फ्रैगमेंट्स हैं, बीच बीच के जो छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स हैं वो बेकार जा रहे हैं मेमोरी के, उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि फाइल वहाँ से डिलीट हो चुकी है और नई फाइल जो उसकी जगह आई है वो छोटी है। तो जो डाटा बच गया वो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। तो इसको इस प्रॉब्लम के लिए जो होता है डिस्क फ्रैगमेंटेशन का ऑप्शन हमारे पास होता है। इसमें क्या होता है कि जो अनयूज्ड स्पेस होती है हार्ड डिस्क पे उसको टूगेदर कर देता है, वो सारी स्पेस को कंबाइन कर देता है। सारा डाटा है जो है जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं सारा डाटा पीछे खसक जाता है, तो हमको जितना भी डीफ्रैगमेंट हुआ है वो सब इकट्ठा हो जाता है, वो सब हमको इकट्ठा मिल जाता है कि ये आपकी जो है डीफ्रैगमेंटेड जो है मेमोरी है। सारा डाटा पीछे खसक गया तो जितना भी बीच में वेस्टेज हो रहा था वो सब हमको अब फ्री मिल गया। तो इससे हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जैसे हम हैं डीफ्रैगमेंट पे, जैसे कि में दिख रहा है डिस्क बिकम फ्रैगमेंटेड। कैसे हो जाएगी फ्रैगमेंट करने से? जो भी रिटर्न है और वो जो भी बीच में जो मेमोरी है वो सब क्या हो जाएगी, यहाँ पे उसको क्लिक करने से क्लीन हो जाएगी। तो हमारा जो डिस्क है वो क्या हो जाएगा, डीफ्रैगमेंट हो जाएगा। मतलब जो फ्रैगमेंट्स आ रहे थे वो सारे अब ख़त्म हो जाएंगे और हमारी मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएगी और हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगा।